जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। जुड़ जाइए एक बार आप सभी, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे और मुझे कमेंट करके बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। जी बिल्कुल, सब कुछ ओके है। बस आप सभी की देरी है तो आप सभी जुड़ जाइए एक बार और उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो मौर्योत्तर काल को लेकर होगी, जिसमें हम 185 से लेकर 319 एडी तक के समय को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जुड़ जाइए एक बार, जुड़ जाइए सभी। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। लवी ठाकुर, जय हिंद बहन, शुभ संध्या। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया उसको फॉलो करो। यहाँ पर हमारे शॉर्ट्स वीडियो डलते हैं, सबके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट होती है। और फिल फॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस के लिए कोर्सेस अवेलेबल है। आप बाई करके अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर अभी फिल फॉर्म पर 9 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक का ऑफर चलेगा। ऑफर रहेगा तो आप उसका ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। मौर्योत्तर काल भाई, किसको पढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में हम 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक के समय को पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, कब हुआ? 185 बीसी में इनका पतन हो गया। तो उसी के साथ भारत की एक राजनीतिक अखंडता और एकता समाप्त हो गई। भारत की राजनीतिक एकता व अखंडता, एकता व अखंडता समाप्त हो गई। अब कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं था जो एक शासन को एक को सभी राज्यों को एक सूत्र में बांध के रख सके। मौर्यों के अवशेषों पर अवशेष समझते हो? जो मौर्य के राज्य थे, जो पतन के बाद उनका बचा साम्राज्य है, उस पर लगभग अधिकतर ब्राह्मण राजवंशों ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया? अवशेषों पर ब्राह्मण राजवंशों ने कब्जा कर लिया। ब्राह्मण राजवंशों ने कब्जा किया। वो वंश थे शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन। शुंग, कणव, सातवाहन। शुंग, कणव, सातवाहन। और इसलिए इन वंशों को ब्राह्मण वंशी वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण
वंश इन्हें कहते हैं। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए इसके अंदर हमें पढ़ना है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के होंगे, और शुंगों के प्रवर्ती शासक कण्व वंश, और हमें आंध्र सातवान, और चेदी वंश। ठीक है, चेदी जो थे ये कलिंग के अंदर थे। चेदी कहां पर थे? चेदी कलिंग के अंदर थे। चेदी कहां पर थे? चेदी कलिंग के अंदर थे। तो इन चीजों को हमें पढ़ना है। लगभग 200 बीसी से लेकर 100 एडी तक के भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि मौर्यों के अवशेषों के ऊपर ब्राह्मण राजवंशों ने शासन किया। ब्राह्मण राजवंश कौन कौन से थे? शुंग हो गया, कण्व हो गए, सातवाहन हो गए। शुंग, कण्व, सातवाहन। शुंग, कण्व, सातवाहन कौन से वंश है? ब्राह्मण वंशीय वंश है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। कण्व वंश की स्थापना, ठीक है, सिमुक्रे और सातवाहन वंश के अंदर वो रही। आगे बढ़े, लवी ठाकुर, यस ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या हुआ। लगभग 200 बीसी से लेकर 100 एडी तक क्या हुआ? भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। भारत पर विदेशी आक्रमण हुए। भारत पर क्या हुए? विदेशी आक्रमण हुए। इसमें से क्या होगा? अब कुछ तो होंगे देसी शासक, कुछ रहेंगे विदेशी शासक। इसमें हिंद, हिंद यवन, शक, पार्थव या पल्लव, कुषाण, ये तो है विदेशी शासक। इंडो ग्रीक भी इनको बोला जाता है। जो हिंद यवन है ना, इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। फिर शक हो जाएंगे, फिर पार्थियन आ जाएंगे, पल्लव और कुषाण। देसी शासकों में शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी वंश। ठीक है, इन्होंने जो शासन किया 200 बीसी से लेकर 100 एडी तक, इन्होंने जो शासन किया वो 185 बीसी से लेकर 319 एडी तक। ठीक है, 300। अनु गुड इवनिंग बहन, शुभ संध्या। आगे बढ़े। अतः अतः आप कह सकते हैं कि मौर्य के अवशेषों पर, मौर्य के अवशेषों पर देशी व विदेशी राज्य स्थापित हुए। देशी व विदेशी राज्य स्थापित हुए। आगे बढ़े। यस,
तो आ जाता है आपका शुंग वंश। 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक शासन करेगा। 185 से लेकर 75 बीसी तक शासन करेगा। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र शुंग वंश की राजधानी थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के विरदर्थ की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। देखिए भाई हुआ क्या, कौन है? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक। शासक बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। शासक बनने से पहले कहां का राज्यपाल था? अवंती का प्रशासक था। अवंती का प्रशासक। ठीक है, कहां का प्रशासक था? अवंती का प्रशासक था। 184 से लेकर 148 बीसी तक, 184 से लेकर 148 बीसी तक शासन रहेगा। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 184 है, यहाँ पर 184 का उल्टा 148। ठीक है, 148। सेनापति था वृद्धर्थ का। क्या था? पुराणों के अनुसार ये सेनापति था वृद्धर्थ का। ठीक है, पुराणों के अनुसार वृद्धर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक पुराण कहते हैं। हर्षचरित कहता है हर्षचरित में हमें वर्णन मिलता है कि एक सैन्य प्रशिक्षण के दौरान, एक सैन्य परीक्षण के दौरान खुले मैदान में पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धर्थ की हत्या की और एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। क्या की? शुंग वंश की स्थापना की। हर्षचरित कहता है कि एक सैन्य प्रशिक्षण चल रहा था, उसमें पुष्यमित्र शुंग एक सेनापति तो था ये वृद्धर्थ का, तो इसने वृद्धर्थ को बुलाया और खुले मैदान में जब ये काम चल रहा था तो पुष्यमित्र शुंग को वृद्धर्थ क्या कर देता है? मार डालता है और एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसका क्या नाम था? शुंग वंश। क्या नाम था? शुंग वंश। किसने क्या की थी? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके जो पिता थे भारद्वाज गोत्र के थे। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। ये उज्जैन में मौर्यों की सेवा करते थे। मौर्यों की सेवा करते। क्लियर है? कमेंट कीजिए, यहां तक की चीजें समझ में आई? रिपीट कर लेते हैं ना एक बार। पुष्यमित्र शुंग 184 बीसी से लेकर 148 बीसी तक शासन करेगा। राजा बनने से पहले अवंती का प्रशासक था। सेनापति था वृद्धर्थ का। ये बात हमें बताते हैं पुराण, लेकिन हर पुराण कहते हैं कि वृद्धर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। हर्षचरित कहता है कि मौर्य जो पुष्यमित्र शुंग है, इसने एक सैन्य प्रशिक्षण के दौरान
खुले मैदान में पुष्यमित्र शुंग ने वीरधर्त की हत्या कर दी और एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। इसके जो पिता थे पुष्यमित्र शुंग के, वो भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे और जो उज्जैनी में क्या थे, मौर्यों की सेवा करते थे। उज्जैन के अंदर मौर्यों की सेवा करते थे। आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, जो बिखराव था उस बिखराव को रोकने का प्रयास किया था। पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के बिखराव रोकने का प्रयास किया। ठीक है, क्या किया, प्रयास किया। स्वयं ने पाटलिपुत्र से शासन किया। स्वयं ने क्या किया, पाटलिपुत्र से शासन किया तथा अवंतिक था अवंती राष्ट्र प्रांत, अवंती राष्ट्र प्रांत देशनगर में विदिशा के अंदर। ठीक है, देशनगर विदिशा। क्या बनाया, दूसरी राजधानी बनाई। यहां पर किसे रखा, अपने पुत्र अग्निमित्र को यहां पर उपराजा बनाया। क्या बनाया, उपराजा यहां पर इसे बनाया। अवंती के अंदर जो दूरस्थ प्रदेशों पर नियंत्रण रखने के लिए इसने बेसनगर या विदिशा को राजधानी क्यों बनाया, अवंती राष्ट्र के अंदर थी। जो प्रदेश दूर थे, दूर प्रदेशों पर नियंत्रण रखने के लिए, नियंत्रण रखने के, ठीक है, इसने स्वयं को उपाधि क्या दी, सेनानी महाबल पराक्रम, महाबल पराक्रम, ये इसकी उपाधियां थी भाई। पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य के बिखराव को रोकने के लिए प्रयास किया। उसने पाटलिपुत्र से शासन शुरू किया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया और अवंती राष्ट्र के अंदर था एक बेसनगर विदिशा, उसे क्या किया, उसे दूसरी राजधानी बनाया। कारण क्या था, जो दूर के एरिया थे उन पर कंट्रोल करने के लिए। यहां पर इसने किसको उपराजा बनाया, अपने पुत्र अग्निमित्र को। ठीक है, आगे बढ़े। Song dynasty. This dynasty was founded by Pushyamitra Sung. Patliputra was capital of Sung dynasty. Pushyamitra Sung established the dynasty by killing Vedarth of Maurya dynasty. आगे बढ़ते हैं। सुंग वंश की जानकारी हमें पुराण और हर्षचित्र में मिलती है। We get information about Sung dynasty in Purans and हर्षचित्र। अब पढ़ते हैं पुष्यमित्र शुंग भाई। पुष्यमित्र शुंग शासक बनने से पहले अवंती के प्रशासक थे। हर्षचित्र में उल्लेख मिलता है कि अनार्य सेनानी ने सेना दिखाने के बहाने अपने दुर्बल स्वामी की हत्या कर दी थी। ठीक है, Pushyamitra Sung was an administrator in Avanti before becoming the Sung ruler. It is mentioned in the Harshitra that the non-Aryan fighter had killing his weak lord on the pretext of sowing his army. Pretext of sowing his army
यानी आर्मी को जब वो दिखा रहे थे उन्होंने क्या किया, उसकी हत्या कर दी थी। पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को सेनानी तथा महाबल पराक्रम कहा, क्या कहा है पुराणों में, क्या कहा है, सेनानी तथा महाबल पराक्रम कहा है। दो प्रमुख उपलब्धियां भाई, विदर्भ की जीत, पुष्यमित्र के समय विदर्भ का प्रांत यज्ञसेन के नेतृत्व में आजाद हो गया। इस समय विदिशा का गवर्नर इसका बेटा मित्र अग्निमित्र था। अग्निमित्र ने यज्ञसेन को हरा दिया था। देखिए दो प्रमुख उपलब्धियां हैं इनकी। पहली तो है विदर्भ पर विजय। विदर्भ किसके नेतृत्व में आजाद हुआ, लवी ठाकुर। हर्षचरित की जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। और अनु थैंक यू बहन, बड़ी अच्छी आपने पहल की। ऐसे सोल्व कर लिया करो, ठीक है, अगर मेरा ध्यान ना हो तो ऐसे सोल्व कर लिया करो। थैंक यू अनु, और अच्छी पहल थी आप दोनों की, ठीक है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी इनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है, भारत का विषय, ठीक है। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फेरी राजाराम शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। तो हम विदर्भ की विजय को पढ़ रहे थे। यज्ञसेन स्वयं को क्या करता है, यज्ञसेन स्वयं को क्या करता है, यज्ञसेन स्वयं को स्वतंत्र करता है। यज्ञसेन यज्ञसेन क्या करता है, स्वयं को स्वतंत्र करता है। लेकिन इस समय अग्निमित्र अग्निमित्र युद्ध हो जाता है इन दोनों के बीच। तो इस युद्ध में कौन जीतता है, कौन जीता है, इस युद्ध में जीता है भाई अग्निमित्र, युद्ध में विजय हुआ, विजय हुआ, ठीक है। विदर्भ के दो भाग कर दिए जाते हैं, विदर्भ के दो भाग किए जाते हैं। एक भाग पर तो यज्ञसेन रहता है और एक भाग पर रहता है महागवेशन, महाग महागवेशन महागवेशन महागवेशन। इनकी जो सीमा निर्धारित की जाती है दो भाग करके, ये वर्धा नदी को सीमा मानते हैं, वर्धा नदी को सीमा मानते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे कि यज्ञसेन को किसने हराया था, तो यज्ञसेन को अग्निमित्र के द्वारा हरा दिया गया था। यज्ञसेन को किसने हराया था, अग्निमित्र के द्वारा हरा दिया गया था। दूसरी उपलब्धि क्या है, इनके समय कुछ यवन आक्रमण हुए भाई, कहा जाता है कि दो यवन आक्रमण इनके समय हुए और इन दोनों यवन आक्रमणों को रोकने का काम किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। देखिए दो यवन आक्रमण, यवन आक्रमण, दो यवन आक्रमण है। एक तो किया था डेमेट्रियस ने, डेमेट्रियस, ठीक है, और एक किया था मिनांडर ने। एक डेमेट्रियस ने और एक मिनांडर ने। टर्न महोदय कहते हैं कि यवनों ने एक आक्रमण किया है, जिसका नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया, और साथ में इसका भाई कौन है, कौन है इसका भाई, अपोरो डोटस, अपोरोडोटस, और साथ में मिनांडर। सेनापति बनकर आया था, ठीक है।
क्या बनकर आया था? सेनापति मिनांडर बनकर आया था। ये बात है टर्न महोदय की एक पुस्तक है, ग्रीक्स इन बैक्टीरिया एंड इंडिया। ठीक है, इनकी रचना है ग्रीक्स इन बैक्टीरिया एंड इंडिया। किसकी रचना है? टर्न महोदय की। टर्न महोदय कहते हैं कि यवनों ने भारत पर केवल एक आक्रमण किया है, जिसमें जो नेता बनकर आया था वो डेमेट्रियस था। इसका भाई अपोरो अपोरोडोटस इसके साथ था। अपोरोडोटस इसके साथ था। मिनांडर जो था इसका सेनापति था। ठीक है, और ये वर्णन नहीं भाई, पोरस और अपोरस अलग अलग है, अलग है। ठीक है, अलग है, अलग। विदर्भ वार एट द टाइम ऑफ पुष्यमित्र द province of Vidarbha was liberated under the leadership of Yagsen. At this time, the governor of Vidisha was his son Agnimitra. Agnimitra defeated Yagsen. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र ने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र मेड विदिशा हिज सेकंड कैपिटल। पुष्यमित्र के समय दो यवन आक्रमण हुए। पहले आक्रमण का नेता डेमेट्रियस और तथा दूसरे आक्रमण का नेता मिनांडर। ये बात भी कही जाती है। During the time of Pushyamitra, there were two Yavan invasions. The leader of the first attack was Demetrius, and the leader of the second attack was Menander. अब यवन आक्रमण के कुछ स्रोत है भाई, यवन आक्रमण की जानकारी के स्रोत। देखिए, साहित्य में हमारे पास क्या है? साहित्य में हमारे पास है महाभाष्य। किसने लिखी? पतंजलि। उसके बाद आ जाती है गार्गी संहिता। ठीक है, मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र। फिर एक हिस्सा है गार्गी संहिता का, युग पुराण खंड। युग पुराण किसका हिस्सा है? मालविका गार्गी संहिता का है। इसमें कहते हैं कि दुष्ट यवनों ने, दुष्टों ने यानी दुष्ट यवनों ने साकेत, पांचाल, मथुरा को जीता। कुसुम ध्वज तक आ गए। कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। युग पुराण खंड किसका हिस्सा है? गार्गी संहिता का। क्या कहता है कि जो दुष्ट यवन थे इन्होंने साकेत, पांचाल और मथुरा को जीत लिया, और वो कहां तक आ चुके थे? कुसुम ध्वज तक आ चुके थे। कुसुम ध्वज किसका पुराना नाम? पाटलिपुत्र का नाम। ठीक है, ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत।
अब कुछ दूसरे स्रोतों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे साकेत यानी अवध यूपी में हमें मिले स्रोत, साकेत और साकेत यानी अवध, माध्यमिका यानी चित्तौड़, मध्यमिका, चित्तौड़, मथुरा व पांचाल। कहते हैं कि शुंगों ने यवनों को गंगा सिंधु नदी तक खदेड़ दिया था। सिंधु तक खदेड़, ठीक है, क्या किया, सिंधु तक इनको खदेड़ दिया था। आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग राजा खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया और पुष्यमित्र शुंग को हराया था। लेकिन यह मत उचित नहीं है, क्योंकि खारवेल तथा पुष्यमित्र का कालक्रम क्या है, सम्मान नहीं है। क्या कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग वर्सेस खारवेल, कहते हैं खारवेल शासक कलिंग के शासक है, कलिंग मतलब उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के। कहते हैं कि इसने पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया था। क्या किया था, आक्रमण किया था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन दोनों का समय क्या है, अलग अलग है। तो इस बात को कोई ज्यादातर प्रमाणित नहीं मानता है, ठीक है। अकोर्ड भैया यवनों को, बिल्कुल मिनांडर के जो नागसेन, ठीक है, नागसेन क्या करेगा, नागसेन जो मिनांडर को क्या करेगा, उपदेश देगा, मिलिंद पनो के अंदर है, बौद्ध धर्म की शिक्षा दे, तो वो युद्ध करना छोड़ देगा और जिसे वसुमित्र हरा देगा। बिल्कुल। According to the Hathi Gufa inscription, Kaling, Kaling king Kharvel invaded Magध and defeated Pushyamitra Sung, but this opinion is not correct because the chronology of Kharvel and Pushyamitra is not the same. बौद्ध स्त्रोतों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा शत्रु बताया गया है। दिव्य वदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। इन बुद्धिस्ट सोर्स पुष्यमित्र शुंग वाज डिस्क्राइब्ड एज ए ग्रेट एनिमी ऑफ बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू दिव्य वदान पुष्यमित्र डिस्ट्रॉयड 84,000 स्तूप्स। साकल में उसने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति एक भिक्षु का सर लेकर आएगा मैं उसे 1,000 दिनार दूंगा। सुंग राजाओं के समय, सुंग राजाओं के समय बरहुत स्तूप सांची स्तूप का निर्माण हुआ था।
एक मिनट, बुरु स्तूप का तो निर्माण हुआ था सांची एवं बोध गया में, सांची एवं बोध गया में क्या किया था? स्तूपों पर वेदिकाएं लगवाई थी, स्तूपों पर पाषाण वेदिकाएं लगाई थी, यानी पत्थर की दीवारें लगवाई थी, वेदिकाएं लगाई थी। पूना के निकट स्तूप, चैत्य और विहार स्थापित किए थे, पूना के निकट चैत्य विहार स्तूप स्थापित करवाए थे। अतः हम पुष्यमित्र शुंग पर धार्मिक कट्टरता का आरोप नहीं लगा सकते, अतः हम पुष्यमित्र शुंग पर धार्मिक कट्टरता का आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते? आरोप हम इसके ऊपर नहीं लगा सकते। इतनी चीजें समझ में आई? यस। देखिए भाई, थोड़ा सा ब्राह्मण धर्म के समर्थक को भी देख लेते हैं कि ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, क्या था? ब्राह्मण धर्म का समर्थक। इसने क्या किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, राज्यारोहण और यवनों पर विजय के लिए। एक तो किया था राज्यारोहण के समय, और एक यवन विजय के समय। यवन विजय के समय धनदेव के अयोध्या अभिलेख से में जानकारी मिलती है। दोनों की जानकारी कहां से मिलती है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से में जानकारी मिलती है। यवनों के समय जब यज्ञ किया जा रहा था यवनों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में, तब इसके पतंजलि पुरोहित थे। ठीक है, इसके अश्वमेध यज्ञ इसने किया था, तो उसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि इसके पुरोहित थे, ना कि अंजलि। ठीक है, पतंजलि कौन थे? इसके पुरोहित थे, और ये कहां के निवासी थे? गोनर्द के, गोनर्द के निवासी थे। अशोक के समय बंद हुए यज्ञ दोबारा शुरू हुए। दोबारा शुरू हुए। ब्राह्मण या हिंदू धर्म को पुनर्जीवित, ब्राह्मण या हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने वाला राजा था। पुनर्जीवित किया। राजभाषा किसे बनाया? संस्कृत को।
संस्कृत को क्या बनाया, राजभाषा। इसी समय यानी शुंगों के समय ही मनुस्मृति का क्या हुआ था, रचना हुई थी। मनुस्मृति क्या हुई थी, रचना हुई थी, और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं विशिष्टता श्रेष्ठता को सिद्ध करती है। देखिए भाई, शुंगों के समय किसकी रचना हुई, मनुस्मृति की। किसने की, मनु ने की। क्या है, विधि ग्रंथ है। क्या है, विधि ग्रंथ है। इसमें होता क्या है, इसमें ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं श्रेष्ठता सिद्ध होती है। इससे में क्या सिद्ध होता है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं श्रेष्ठता सिद्ध होती है। सिद्ध करती है, क्या करती है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं श्रेष्ठता को यह क्या करती है, सिद्ध करती है। सत्रह सौ छिहत्तर के अंदर ने, नेथे नेथे लियन लियल नेथेलियल, ठीक है, 1776 में नेथेलियल हिलाके हिलाके क्या करेंगे, मनुस्मृति का अनुवाद किया था। मनुस्मृति का अनुवाद किया, किस नाम से, ए कोड ऑफ ए कोड ऑफ ए कोड ऑफ जेंटू हिंदू लॉ। इस नाम से क्या किया था, अनुवाद किया था। मनुस्मृति ने आर्यों की संस्कृति के 4 क्षेत्र बताए हैं। आर्यों की संस्कृति के 4 क्षेत्र। सत्रह सौ बानवे में एक अनुवाद और हुआ था भाई, 1792 में एक अनुवाद और हुआ था। अंग्रेजी में यह अनुवाद था, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदुला। इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदुला, ठीक है। ये एक अन्य अनुवाद था 1792 के अंदर। आर्य संस्कृति ने कितने चार प्रदेशों को बताया। पहला है ब्रह्मवर्त, इसमें सिंधु व सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र। सरस्वती व दृश्यवती नदी के बीच का भाग। फिर बताया ब्रह्म प्रदेशिका, ब्रह्म प्रदेशिक, गंगा यमुना के मध्य। इसमें आ जाएगा कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन, ये भाग थे।
किसकी चर्चा कर रहे हैं भैया? मनुस्मृति की चर्चा कर रहे हैं। मनुस्मृति किसने रचना की है? मनु ने। क्या है? एक विधि ग्रंथ है। किस समय? शुंगों के समय। इसने क्या किया? ब्राह्मणों की श्रेष्ठता एवं श्रेष्ठता सिद्ध करती है कि प्रयास किया इस ग्रंथ ने। 1776 में नेथलियल हिलाके ने क्या किया था? मनुस्मृति का अनुवाद किया था। एक कोड ऑफ जेन टू हिंदू लॉ। बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से भी एक अन्य अनुवाद 1792 के अंदर देखने को मिला। आर्यों की संस्कृति के इसने 4 भाग बताए, 4 प्रदेश बताए। पहले कहा कि ब्रह्मवर्त, यानी वो क्षेत्र जो सरस्वती और दृश्यवती नदी के बीच का एरिया है, वो क्या है? ब्रह्मवर्त है। देखिए, एक आ जाता है आर्यवर्त। आर्यवर्त। एक आ जाता है मध्य देश। ठीक है? मध्य देश में आ जाते हैं आपके हिमालय, विंध्य, सरस्वती और प्रयाग के बीच का भाग। सरस्वती, प्रयाग का बीच का, प्रयाग नदी के बीच का भाग। ठीक है? पाटलिपुत्र कुकुटराम बिहार के अंदर पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया था। ये एक बौद्ध विहार था पाटलिपुत्र के अंदर, जैसे कुकुटराम बिहार के। इतनी चीजें समझ में आई? कमेंट कीजिए इतनी चीजें समझ में आई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक विहार था, बौद्ध विहार। पुष्यमित्र शुंग ने तीन बार प्रयास किया था नष्ट करने का। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। साम्राज्य व शासन, एम्पायर एंड रूलर। पुष्यमित्र शुंग राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विदर्भ तक था। पश्चिम पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। द किंगडम ऑफ पुष्यमित्र शुंग एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू विदर्भ इन द साउथ एंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू मगध इन द ईस्ट। पाटलिपुत्र राजधानी थी। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम। देयर वॉज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट द किंग। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक शासन किया था। पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं के नाम मिलते हैं। पुष्यमित्र के बाद उसका बेटा अग्निमित्र उत्तराधिकारी बनेगा। कौन बनेगा? अग्निमित्र। अकॉर्डिंग टू दी पुराण्स, Pushyamitra Sung ruled for 36 years. In the Purans, the name of 10 kings of the Shung dynasty are found after Pushyamitra, his son Agnimitra become the successor. शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को उसके अमत्य वासुदेव ने उसकी हत्या करके शुंग वंश को, राजवंश को समाप्त किया। और वासुदेव क्या करेंगे? कण्व वंश की स्थापना करेंगे और सिमुक सातवान वंश की स्थापना करेंगे। देखिए भाई, अब इसके उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी पुष्य मित्र शुंग के
उत्तराधिकारी। अग्निमित्र 149 बीसी से लेकर 141 बीसी तक। ये नायक है मालविका अग्निमित्रम का, मालविका अग्निमित्रम, जिसकी रचना की है कालिदास ने। ठीक है, कालिदास के द्वारा जिसकी रचना की गई है। सुजेष्ट 141 बीसी से लेकर 133 बीसी तक। उसके बाद वसुमित्र 133 बीसी से लेकर 123 बीसी तक। इसके जो पिता थे वो सुजेष्ट थे। सुजेष्ट क्या थे? इसके पिता थे। उसके बाद आ जाता है पांचवें राजा भागवत। एक सौ इकतालीस बीसी से लेकर, सॉरी 114 बीसी से लेकर 82 बीसी तक। ठीक है, बीच में छोटे छोटे राजा आएंगे, लेकिन हम किसको पढ़ते हैं? भागवत को पढ़ते हैं। भागवत प्रमुख है। 114 से लेकर 82 बीसी तक इसने शासन किया था। इसकी पहचान कभी कभी विदिशा के काशी पुत्र भागवत दरबार में, काशी पुत्र भागवत से की जाती है। काशी पुत्र भागवत से की जाती है। ठीक है, किसे की जाती है? इसकी पहचान काशी पुत्र भागवत से की जाती है। और काशी पुत्र भागवत के दरबार में हिंद यवन शासक, हिंद यवन शासक एंटियकीटस, एंटियकीटस जो तक्षशिला का शासक था, इसने एक राजदूत भेजा था, हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज का निर्माण किया था विदिशा में और वासुदेव के सम्मान में। ठीक है, इसने क्या किया था? हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज का निर्माण किया विदिशा के अंदर, किसके सम्मान में? वासुदेव के सम्मान में, वासुदेव के सम्मान में। भागवत है बेटा, भागवत। भागवत इतना क्लियर हुआ?
अनु अब रिपीट रिपीट के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो कर देते हैं। देखिए अग्निमित्र कब से कब तक शासन करेगा? ये राजा बनेगा 149 बीसी से लेकर 141 बीसी तक। मालविका अग्निमित्र इसके ऊपर क्या है निर्धारित है, ये उसके नायक है जो कालिदास के द्वारा रचना की गई। उसके बाद सुज्येष्ठ राजा बनेगा 141 से लेकर 141 बीसी से लेकर 133 बीसी तक। ठीक है, फिर इसका पुत्र वासुदेव राजा बनेगा 133 से लेकर 123 बीसी तक। फिर वसुमित्र वज्रमित्र वज्र कौन है? वज्रमित्र 123 से लेकर 114 बीसी तक। ठीक है, 123 से लेकर 114 बीसी तक। वज्रमित्र के बाद वसुमित्र भाई, वासुदेव सॉरी, वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। वसुमित्र के बाद वज्रमित्र, कौन बनेंगे? वज्रमित्र। वज्रमित्र के बाद आएगा भागवत 114 से लेकर ये रहेगा 82 बीसी तक। इसके दरबार में इसकी जो पहचान है किससे की जाती है? किससे की जाती है? काशी पुत्र भागवत से। काशी पुत्र भागवत से। इसके दरबार में कौन आया था? एंटिया या किड्स, एंटिया किड्स। एंटिया किड्स का राजदूत है हेलियोडोरस। ये आया था हेलियोडोरस किसके दरबार में? भागवत काशी पुत्र के दरबार में। एंटिया किस तक्षशिला का शासक था। कहां का शासक था? तक्षशिला का शासक था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। विदिशा गरुड़ ध्वज की स्थापना की किसके सम्मान में? वासुदेव के सम्मान में। वासुदेव के सम्मान में। ठीक है, सम्मान में इसने स्थापना की थी किसकी? गरुड़ ध्वज की। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। देवभूति 82 बीसी से लेकर 73 बीसी तक शासन करेगा। इतनी चीजें राइट, क्लियर? यस। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। ठीक है, वासुदेव ने षड्यंत्र से मार डाला था। कहते हैं कि वासुदेव ने महिला का वेश धारण किया। ठीक है, वासुदेव को ना ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण है। कहते हैं कि इसने महिला का वेश धारण किया और क्या करेगा? बाद में देवभूति को मार देगा महिला का वेश धारण करके। और ये क्या करेगा? कणव वंश की स्थापना करेगा। स्थापना करेगा। ठीक है, अब देखिए जो शुंग इतिहास के स्रोत हैं, शुंग इतिहास की जानकारी हमें कौन कौन देता है, अब थोड़ी उनकी चर्चा कर लेते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब शुंग इतिहास की जानकारी हमें कौन कौन से साहित्य और कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत हमें देते हैं। इतिहास की जानकारी शुंग इतिहास की।
पुराणों में आ जाओ। पुराण कहते हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण। हर्षचरित, गार्गी संहिता, महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्रम, मेरुतुंकी, मेरुतुंकी थेरावली, हरिवंश पुराण, हरिवंश और दिव्यवदान, दिव्यवदान। ये हमें किसकी जानकारी देते हैं? शुंग वंश के इतिहास की जानकारी देते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों के अगर में पुरातात्विक, धनदेव का अयोध्या विलेख, किसकी जानकारी देता है? कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे, उसकी जानकारी देते हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ, ठीक है, बेसनगर स्तंभ। शुंगकालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त होती है? कौशाम्बी, अयोध्या, अहिछत्रपुर, अहिछत्र, मथुरा। ठीक है, क्लियर है? ये जो मुद्राएं हैं, इनके अगर भाग पर हाथी व इंद्रध्वज है। हाथी व इंद्रध्वज है। और पीछे वाले भाग पर क्या है? चैत्य, स्तूप, वेदिकाएं, वेदिकाओं से घिरा हुआ वृक्ष और होलोक्रॉस। ठीक है, क्या है? होलोक्रॉस। तो आपका शुंग वंश होता है कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई डाउट तो कमेंट करके बता सकता है। क्लास कैसी लग रही है? कमेंट कीजिए सब एक बार। एक घंटा हो चुका है क्लास को। ठीक है, फीडबैक दे दो आपको क्लास कैसी लग रही है, समझ में भी चीजें आ रही हैं या वैसे ही हम बातें कर रहे हैं कब से।
5 थे, 630 640 मोस्टली। शलभी ठाकुर कह रहे हैं कि एक बार में ही समझ में आ गया, पहली बार अशोक से आगे का इतिहास पढ़ा है। अंजू दक्ष, गुड इवनिंग सर जी। थैंक यू अंजू, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और थैंक यू लवी, आपको अच्छे से समझ में आया। इसकी मैं भरसक प्रयास करूंगा कि हर बच्चे को अच्छे से समझ में आए। 630, ठीक है, क्योंकि अब हम कणव वंश को पढ़ लेंगे। अगर एक साथ हम कणव, एक साथ अगर हम शुंग, कणव और सातवाहन को रखेंगे ना, तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कल हम चेदी वंश, सातवाहन वंश को कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि सातवाहन वंश थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि चेदी वंश को मोस्टली हाफ तक तो लेकर चलें, कि चेदी वंश को हाफ तक खत्म करें, ठीक है। उसके बाद चेदी को खत्म करते हैं हम सीधा गुप्त डायनेस्टी शुरू कर देंगे। और गुप्त डायनेस्टी की हमारी 2 क्लासें होंगी, और 2 से 3 क्लासों में गुप्त डायनेस्टी, और उसके बाद आपकी वर्धन। वर्धन कंप्लीट होते ही आप सीधा डायरेक्ट जंप कर जाओगे मिडावल इंडिया की तरफ, ठीक है। तो मिडावल इंडिया आपका शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस क्लास भैया, थैंक यू, थैंक यू अनु। तो शुरू करते हैं कणव डायनेस्टी। कणव 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक शासन किया। कब से कब तक? 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक। संस्थापक कौन है? वासुदेव। आदि नाम, इनको अन्य नाम क्या है? कणव यायन, कणव यायन वंश या फिर ब्राह्मण वंश। कणव यायन वंश या फिर ब्राह्मण वंश। हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि वासुदेव ने रानी के वेश में देवभूति की हत्या कर दी थी। वासुदेव ने एक नए वंश की स्थापना की थी, वह कणव वंश कहलाया। यह भी एक ब्राह्मण वंश था। पुराणों के अनुसार कुल 4 शासकों ने 45 वर्षों तक शासन किया। We get information about Harshchitra that Vasudev killed Devbhuti in the guest of Queen. Vasudev established a new dynasty called the Kanav dynasty. It was also a Brahman dynasty. According to the Purans, a total 4 rulers rule of 45 years, इसके अंदर 45 years के अंदर इसने रूल किया था। देखिए, वासुदेव प्रमुख है कणव डायनेस्टी का। इसने जो रूल किया वो 73 टू 64 बीसी। कितने साल शासन किया? 9 साल, 9 वर्ष। देखिए भाई, यहाँ पर 73 है, यहाँ पर 64 है। अगर यहाँ पर 74 होगा तो यहाँ पर 65 होगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अलग अलग डेट आपको मिल सकती है, लेकिन समय इनका 9 वर्ष ही रहेगा, 45 वर्षों तक ये शासन करेंगे, ठीक है। और पाटलिपुत्र पर शासन इन्होंने किया था। वसुदेव के बाद आ जाता है भूमिपुत्र, 64 बीसी से 50 बीसी। कितने वर्ष? 14 वर्ष शासन किया, ठीक है। नारायण आ जाते हैं। नारायण करते हैं 50 बीसी से लेकर 38 बीसी तक शासन। कितने समय शासन किया? 12 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद सुशर्मा आ जाते हैं। सुशर्मा करते, सुशर्मन या सुशर्मा, ठीक है। इनका एक और नाम आपको क्या देखने को मिल सकता है? सुशर्मन देखने को मिल सकता है, सुशर्मन, ठीक है। ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, सुशर्मन या सुशर्मा। सुशर्मन इन्होंने 38 बीसी से लेकर 28 बीसी तक शासन किया था, ठीक है। लगभग 10 साल इन्होंने शासन किया। कितने साल? 10 वर्ष। वायु पुराण के अनुसार सुशर्मन ने अपने आंध्र भ्रात्य सिमुक को द्वारा, यानी सिमुक के द्वारा
मारा गया था, परंतु सातवाहनों के मगध के ऊपर जो आक्रमण है उसका कोई भी हमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता, इसको जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि सातवाहनों का मगध पर शासन करने का कोई भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। पुराणों में कर्ण वंशीय शासकों को भृगुवंश शुंग भृव्य कहा गया है। द पुराण्स द रूलर ऑफ द कर्ण डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड शुंग भृव्य। सुमुख ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर दी थी। सुमुख किल्ड सुशर्मा द लास्ट रूलर ऑफ द कर्ण डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश्ड ए न्यू डायनेस्टी। कौन सी? सातवाहन डायनेस्टी। कर्ण वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनके बाद मगध पर 30 ईसा पूर्व में मित्र राजवंशों का उदय हुआ। पाटलिपुत्र was the capital of Kannada dynasty. After that, Magad was ruled in 30 BC, rise of the Mitra dynasty. तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी चीजें पढ़ेंगे कल, और मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और सातवाहन का आगे हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सातवाहनों को शुरू करेंगे, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी हम कल शुरू करके और कोशिश करेंगे कि चेदी वंश तक खत्म करने की कोशिश करें। कल को क्लास को भाई थोड़ा सा लेंथी रखेंगे। कल हमारी क्लास लगभग जाने वाली है 6:45 प्लस, ठीक है, क्योंकि चेदी वंश को भी मैं साथ में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लग चुकी है, ठीक है। और ऐप के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो उसके बारे में भी। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर नई क्लास में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।